नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और क्लास 12 फिजिक्स में आज फिर बात करते हैं फेजर रिप्रेजेंटेशन की और जानते हैं कि एनालिटिकल तरीके से अल्टरनेटिंग साइनोसॉइडल क्वांटिटी में एल्जेब्रिक मैनिपुलेशंस कितने आसान है। आज की वीडियो शुरू करें उससे पहले ये बताना जरूरी रहेगा कि हमारी सारी लर्निंग वीडियो लेसन्स के नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक पीपीटी के रूप में होते हैं, जहां से आप इन्हें डाउनलोड करके अपनी स्टडीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट के जो सर्किट्स हैं या सिस्टम्स या हमारे अप्लायंसेस डिवाइसेज हैं, इनके बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो हम पाएंगे कि हमें अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज होती हैं एक ही फ्रीक्वेंसी की, एक से ज्यादा उन पे बहुत सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस करने हो सकते हैं। वो समेशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सभी रूप के हो सकते हैं। फेजर मेथड है, ग्राफिकल और एनालिटिकल दोनों तरीके से इन कैलकुलेशंस को आसान बना देता है। हमने जाना कि फेजर एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है एक रोटेटिंग वेक्टर का, जिसमें मैग्नीट्यूड साइनोसॉइडल क्वांटिटी के एम्पलीट्यूड को और उसकी किसी हॉरिजॉन्टल रेफरेंस से जो एंगुलर पोजीशन है वो फेज एंगल इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती है। और हम फेजर डायग्राम्स की मदद से एक से ज्यादा साइनोसॉइडल क्वांटिटीज के बीच में जो रिलेटिव रिलेशनशिप है फेज डिफरेंस की, उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ हमने करंट को हॉरिजॉन्टल रेफरेंस पे एक स्टैंडर्ड साइनोसॉइडल वेव ली है जिसका t0 पे इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड 0 है या फेज एंगल 0 है, उसे हमने हॉरिजॉन्टल के साथ 0 एंगल के साथ रिप्रेजेंट किया है। अब अगर इस साइनोसॉइडल करंट की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है तो ओमेगा t के साथ ये जो एंगल है वो इस वेक्टर को रोटेट करेगा और रोटेशन के दौरान वर्टिकल एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन है वो साइनोसॉइडल क्वांटिटी के इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। वहीं यहाँ इस डायग्राम में वोल्टेज का मैग्नीट्यूड रोटेटिंग नेचर के अलावा t0 पे इसका फेज जो करंट के फेज से फाई एंटी क्लॉकवाइज लीडिंग पोजीशन पे है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो मैथमेटिकल नोटेशन है एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में, उसका ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। फेजर को स्टडीज करते समय समय को फ्रीज कर दिया जाता है या किसी एक टाइम इंस्टेंट पे रोटेटिंग वेक्टर्स को रोक लिया जाता है, तो वो जो रोटेटिंग वेक्टर या फेजर है वो एक प्लेन वेक्टर जैसी पोजीशंस पा लेते हैं। और उन वेक्टर्स की कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में, जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम रियल नंबर और वर्टिकल लाइन पे इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, उस कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक फेजर को हम दो तरीके से पोलर और रेक्टेंगल या कार्टेशियन फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब हम पोलर रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसमें फेजर का मैग्नीट्यूड है, जैसे यहाँ ए, वो इस लाइन की लेंथ है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में, और वो दोनों एक्सिस जहाँ काट रही है ओरिजिन, वहां से वेक्टर के इस हेड की लेंथ हो गई है। और थीटा इस हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वेक्टर का एंगल हो गया है अगर थीटा पॉजिटिव हो। अगर थीटा नेगेटिव है तो यही एंगल हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज होने के बजाय नेगेटिव थीटा पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा। ये जो पोलर एक्सप्रेशन है इसे हम दो राइट एंगल एक्सिस पे प्रोजेक्शन के रूप में रेक्टेंगल फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस वेक्टर का जो हॉरिजॉन्टल रेफरेंस के साथ थीटा एंगल बना रहा है उसका हॉरिजॉन्टल रियल एक्सिस पे जो कंपोनेंट है वो ए कोसाइन थीटा हो जाएगा, और ए कॉस थीटा को हम ए एक्स या रियल कंपोनेंट कह सकते हैं। वहीं जो वर्टिकल एक्सिस पे कंपोनेंट है वो अगर ये एंगल थीटा है तो ए साइन थीटा हो गया है, और ए साइन थीटा को हम ए वाई भी कह सकते हैं। और जो इंटरेस्टिंग बात है वो है कि ए वाई के साथ एक जे नोटेशन लगा हुआ है जो इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और किसी क्वांटिटी में रियल और इमेजिनरी दोनों हो तो उसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो हमारा जो फेजर है वो एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। फेजर के वर्टिकल एक्सिस पे जो कंपोनेंट ए साइन थीटा जिसे हमने ए वाई कहा है, उसके साथ ये जो मल्टीप्लायर जे है ये इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है फेजर के, और जे -1 का रूट है, ये -1 का वर्गमूल है। और इस जे नोटेशन को हम मैथमेटिक्स की भाषा में आइटा भी कहते हैं और स्मॉल आई लेटर से रिप्रेजेंट करना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिकल स्टडीज में हम स्मॉल आई करंट के लिए यूज करेंगे, तो दोनों करंट और आइटा में कंफ्यूजन ना जनरेट हो, इसलिए हम यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आइटा की बजाय जे नोटेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये जे नोटेशन एक वेक्टर मल्टीप्लायर हो गया, एक वेक्टर ऑपरेटर हो गया है, जो किसी वेक्टर से, जैसे यहाँ एक वेक्टर है 5 जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे अपना कंपोनेंट रख रहा है, इससे जब जे मल्टीप्लाई होगा तो ये वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री शिफ्ट होके J5 यहाँ आ जाएगा। अगर मैं इस J5 को एक बार फिर J से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये फिर एक बार 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होकर यहाँ J² 5 हो जाएगा। और ध्यान रहे J जब रूट ऑफ -1 है तो J² -1 है, तो J² 5 -5 5 से उल्टा वेक्टर
वेक्टर हो गया है, जो यहाँ नोटेशन में भी समझ में आ रहा है। और अगर मैं इसी वेक्टर को एक बार फिर j से मल्टीप्लाई करूं -5 को, तो -j5 यहाँ आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में हॉरिजॉन्टल डिवाइडर के ऊपर की पोजीशंस है वो इमेजिनरी नंबर का पॉजिटिव पार्ट है, +j पार्ट है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे का हिस्सा है वो -j पार्ट है। और ये एक कॉम्प्लेक्स रियल और इमेजिनरी नंबर का प्लेन हो गया है, जिसमें हम फेजर को रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नीट्यूड एंगल पोलर फॉर्म में या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट की रेक्टेंगल फॉर्म में। एक फेजर की मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्मेट को या पोलर फॉर्मेट को रेक्टेंगल कंपोनेंट्स a cos थीटा और a sin थीटा में सिंपल ट्रिग्नोमेट्री की मदद से बदला जा सकता है। वहीं हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में या रेक्टेंगल फॉर्मेट में ये जो दो कंपोनेंट के रूप में साइनोसॉइडल क्वांटिटी के किसी फेजर कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन को हम बताते हैं, तो उसे भी हम पोलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम इस ट्राइंगल में पाइथागोरस अप्लाई करें तो हम कह सकते हैं कि ये जो फेजर का मैग्नीट्यूड है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट की एक पाइथागोरस कॉम्बिनेशन हो गया है, और बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर का सम इस डायगोनल का स्क्वायर हो गया है, तो डायगोनल इस स्क्वायर रूट के बराबर हो गया है। तो हम इस तरह से फेजर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। और फेजर हॉरिजॉन्टल रेफरेंस से जो एंगल थीटा बना रहा है वो स्लोप भी tan थीटा हम वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के रेशो के रूप में निकाल सकते हैं। तो हम दोनों तरह की कैलकुलेशन कर सकते हैं। पोलर से रेक्टेंगल फॉर्मेट में फेजर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और रेक्टेंगल फॉर्मेट में अगर फेजर अवेलेबल है तो उसे पोलर में एंगल और मैग्नीट्यूड के रूप में बदल सकते हैं। हम लोग जानेंगे कि हमारे जो साइंटिफिक और इंजीनियरिंग कैलकुलेटर्स हैं उनमें इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं जो रेक्टेंगल से पोलर या पोलर से रेक्टेंगल कन्वर्जन कर देते हैं। हम एक स्मार्टफोन में भी ऐप की मदद से साइंटिफिक कैलकुलेटर डाउनलोड कर सकते हैं, और ये पोलर से रेक्टेंगल और रेक्टेंगल से पोलर कैलकुलेशन फोन की मदद से भी कर सकते हैं। और जानेंगे अभी कि अगर हमें अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज में समेशन या सब्ट्रैक्शन जैसे मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करने हैं तो रेक्टेंगल या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म सुटेबल रहेगी। वहीं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए पोलर फॉर्म ज्यादा कन्वीनियंट है। जरा जानते हैं कि एक समेशन रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट फॉर्म या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में किस तरह से एनालिटिकली बहुत आसानी से दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज की कैलकुलेशंस को आसान बना देता है। मुझे दो फेजर वोल्टेज दी हुई है E1 जिसकी पोलर एंगल θ1 है, इसे मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट A1 और B1 में रिप्रेजेंट करते हुए इस तरह से कार्टेशियन या रेक्टेंगल फॉर्मेट में लिख सकता हूं। इसी तरह से एक दूसरी वोल्टेज E2 है जिसका हॉरिजॉन्टल रेफरेंस से पोलर एंगल θ2 है, इसे भी मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकता हूं रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट्स में। मुझे इन दोनों का सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए मैंने इनकी रेक्टेंगल फॉर्मेट का इस्तेमाल करना है। और जब मैं इन्हें रेक्टेंगल फॉर्मेट में लेता हूं तो मैं देखता हूं कि मैं रियल पार्ट से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट की कैलकुलेशन करके इस रिजल्टेंट सम का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रियल पार्ट और वर्टिकल कंपोनेंट इमेजिनरी पार्ट निकाल सकता हूं। ये बात हम ग्राफिकल तरीके से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। हम सम निकालने के लिए, वेक्टर सम निकालने के लिए जब पैरेललोग्राम बनाते हैं तो E2 वेक्टर को हमने E1 के हेड पे कनेक्ट करते हुए E1 की टेल और E2 के हेड को ये जो डायगोनल से कनेक्ट किया, ये हमारा रिजल्टेंट सम है। और आप देखिए कि इस सम का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो E1 के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और E2 के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट A1 और A2 का सम हो गया है। इसी तरह से ये इस रिजल्टेंट का ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो E2 के वर्टिकल कंपोनेंट और ये E1 पैरेलल है E1 का वर्टिकल कंपोनेंट का सम हो गया है। तो हम चेक कर सकते हैं कि एनालिटिकल तरीका और ग्राफिकल तरीका मैचिंग रखा है। और एक बार अगर हमें किसी वेक्टर की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट मालूम है तो हम पाइथागोरस का रिलेशन इस्तेमाल करके ये जो डायगोनल है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं और हमें रिजल्टेंट सम का मैग्नीट्यूड मालूम हो जाएगा। और रिजल्टेंट सम क्या फेज एंगल थीटा बना रहा है उसकी कैलकुलेशन भी हम ट्रिग्नोमेट्री से कर सकते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो रेशो है वो इस रिजल्टेंट वेक्टर का स्लोप या tan थीटा हो गया है, और tan इनवर्स लेके हम थीटा निकाल सकते हैं। और हम जानेंगे कि ये जो कैलकुलेशंस हैं सबकी, किसी भी फेजर को रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखें, रियल से रियल और इमेजिनरी से इमेजिनरी की कैलकुलेशन कर दें, और फिर जो रिजल्टेंट के रियल और इमेजिनरी कंपोनेंट आए हैं उससे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और एंगल मालूम कर लेते हैं। ये जो कैलकुलेशन हमने दो वेक्टर के सम की यहाँ समझी है उसे हम दो से ज्यादा फेजर्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और समेशन की जैसे ही हम नेगेटिव समेशन या सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। और इसमें हमें नंबर ऑफ फेजर्स एक साथ मर्जी आए जितने कैलकुलेशन करने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी। फेजर का मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन बहुत आसान हो जाता है अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में ये कैलकुलेशन करते हैं। एक फेजर का पोलर मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्मेट जो सिंपल इस तरीके से हम मैग्नीट्यूड एंगल रूप में लिखते हैं वो असल में एक एक्सपोनेंशियल नोटेशन है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ e⁻j थीटा उसकी एंगुलर पोजीशन बनाती है। अगर हमें दो फेजर क्वांटिटी का
मल्टीप्लिकेशन करना है तो अगर उनका ये जो पोलर रूप हम देखें तो यहाँ साफ दिख रहा है कि मैग्नीट्यूड की मैग्नीट्यूड से सिंपल कैलकुलेशन 10 और 4 की 40 हो गई, और ये जो एक्सपोनेंशियल पावर है वो अगर सम होती है तो हम कह सकते हैं कि एंगल जुड़ जाएंगे। तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन है और मल्टीप्लिकेशन में एंगल सम हो जाते हैं, और ये समेशन एंगल का एक सिंपल न्यूमेरिक कैलकुलेशंस मात्र रह जाती है। तो हम फेजर का मल्टीप्लिकेशन और इसी तरह से देखिए आप डिवीजन को भी पोलर फॉर्म में बहुत आसानी से कर सकते हैं। हमें दो फेजर के डिवीजन करने हैं तो हमने उनकी एक्सपोनेंशियल या पोलर फॉर्म रखी, और आप देखिए डिवीजन में मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड का डिवीजन हो गया है, और ये e की पावर 45 जब ऊपर जाएगी तो ये e की पावर -45 इससे मैथमेटिकल मैनिपुलेशन में 30 से 45 सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि एंगल सिंपली सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं अगर आप डिवीजन कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन मिलती जुलती सी एक्शन है, और उसे पोलर फॉर्म में करने पर ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स लेते हैं और जानते हैं एनालिटिकल तरीके से फेजर की ये जो समेशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है। मुझे दो साइनोसॉइडल वोल्टेज V1 और V2 दी हुई है जो सेम फ्रीक्वेंसी की है। ध्यान रहे सिर्फ सेम फ्रीक्वेंसी की साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज को हम फेजर से रिप्रेजेंट करके एनालिटिकल या ग्राफिकल तरीके से मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस कर सकते हैं। साइन के आगे ये जो मल्टीप्लायर है वो साइनोसॉइडल वोल्टेज की पीक वैल्यू है, और इसमें √2 का अगर मैं डिवीजन कर दूं तो 30 इस वोल्टेज V1 की RMS मान है। इसी तरह से V2 का RMS मान 20 है, और ये एक रेफरेंस स्टैंडर्ड जीरो फेज एंगल की वेव है जिसका t0 पे इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड 0 है। वहीं इसका फेज एंगल 60 है, जो ये बता रही है कि ये जो साइनोसॉइडल वोल्टेज है वो t0 पे अपने इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड को पीक मैग्नीट्यूड के 86.6% मैग्नीट्यूड से शुरू कर रही है। इन दोनों का हमें सम निकालना है, तो एक तरीका ग्राफिकल हम सीख चुके हैं। दोनों फेजर को यहाँ हम रिप्रेजेंट करते हैं 30 मैग्नीट्यूड RMS मान के साथ फेजर को रिप्रेजेंट करना ज्यादा एडवांटेजियस है, क्योंकि इससे हमें पावर कैलकुलेशन करने में सहूलियत रहती है। अन्यथा हम फेजर को पीक मैग्नीट्यूड के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका एंगल फेज एंगल 0 है तो इसे हॉरिजॉन्टल लाइन पे बना दिया है। दूसरा जो फेजर है उसका मैग्नीट्यूड 20 है और वो हॉरिजॉन्टल रेफरेंस से 60 बनाते हुए हमने जब ड्रॉ किया है, तो इन दोनों का ये जो सम है नीला रंग का, ये हमारी टोटल वोल्टेज हो गई है। और हम ये जो कैलकुलेशन जो ग्राफिकली करते हैं उसे हम पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस से V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2 कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द 60 इसके रूट से मैग्नीट्यूड निकालना और टेक्नोमेट्री का इस्तेमाल करके ये एंगल निकालना, उस कैलकुलेशन को हम एनालिटिकल तरीके से बहुत आसानी से कैसे कर लेते हैं ये जान लेते हैं। ये फैक्ट हमें हमेशा ध्यान रखना है कि दो साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट जो सेम फ्रीक्वेंसी के हैं उनके अगर एडिशन समेशन सब्ट्रैक्शन जैसी एक्टिविटी करनी है तो हमें रेक्टेंगल फॉर्म चाहिए। तो हमें इनके पोलर फॉर्म मैग्नीट्यूड और एंगल पहले का 30 0 और दूसरे का मैग्नीट्यूड 20 और एंगल 60 मालूम है। तो हमें अगर समेशन या एडिशन की कैलकुलेशन करनी है तो ये पोलर को रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट में बदलना होगा, और हमें पता है जो हॉरिजॉन्टल रियल पार्ट है वो कोसाइन कंपोनेंट होता है एंगल के साथ मैग्नीट्यूड का 30 cos 0 यानी 30, और दूसरा साइन 0 0 होता है तो वो 0 हो गया है। तो ये मेरा पहले वेक्टर का रेक्टेंगल कंपोनेंट हो गया है। इसी तरह से अगर मैं दूसरे वेक्टर को रिप्रेजेंट करूं तो ये 20 cos 60 की वैल्यू हाफ होती है तो ये 10 आ गया है, और 20 sin 60 जे कंपोनेंट या इमेजिनरी वर्टिकल कंपोनेंट है वो 17.32 वोल्ट आ गया है। अब मेरे पास ये जो एनालिटिकली रेक्टेंगल कंपोनेंट आ गए हैं पहले और दूसरे वेक्टर के, वो बहुत आसानी से समेशन में मैनिपुलेट हो जाएंगे, क्योंकि मैं रियल से रियल और इमेजिनरी से इमेजिनरी की कैलकुलेशन करके इस पूरे रिजल्टेंट वेक्टर का जो रियल कंपोनेंट है पहले का पूरा 30 और दूसरे का ये 10 जोड़ूं तो 40 है, और ये वर्टिकल कंपोनेंट 17.32 मेरे पास आ गया है। और एक बार अगर मेरे पास इस रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट आ गया है तो सिंपल मैथमेटिकल मैनिपुलेशन से पाइथागोरस और ट्रिग्नोमेट्री से मैं इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 43.6 वोल्ट और ये जो एंगल है वो निकाल सकता हूं। मेरे रिजल्टेंट सम का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट मेरे पास है, तो अगर मैं यहाँ पाइथागोरस लगाता हूं तो हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर वर्टिकल के स्क्वायर के समेशन का रूट, ये मैग्नीट्यूड 43.6% मेरे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो गया है। और रिजल्टेंट ये जो एंगल बना रहा है कैलकुलेशन से अभी हम पाएंगे कि वो 23.44 डिग्री है, उसे मैं बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ। इस पूरे ट्रायंगल में tan थीटा इस वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का रेशो है, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का रेशो tan थीटा है, तो थीटा tan इनवर्स हो गया है और कैलकुलेशन करने पे ये 23.44 डिग्री आ गया है। तो मैं पाता हूँ कि मेरा जो साइनोसॉइडल समेशन है उसका RMS मान 43.6 वोल्ट आ गया है, क्योंकि ये फेजर मैंने RMS मैग्नीट्यूड्स के साथ ड्रॉ किए हैं। तो RMS का सम RMS होता है, अगर यही फेजर मैं
पीक मैग्नीट्यूड के साथ शो करता तो ये मेरे पास सीधा रिजल्टेंट पीक मैग्नीट्यूड आ जाता। तो मैं आरएमएस में √2 का मल्टीप्लाई करके रिजल्टेंट वोल्टेज का पीक मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूँ। सेम फ्रीक्वेंसी है और इसका फेज अभी कैलकुलेशन से हमें पता लग गया है 23.44 हमने रख दिया। तो ये टेक्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन हो गया है समेशन का। मुझे दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज को फेजर रेक्टेंगल फॉर्मेट में A 10 + J12 और B -6 + J 10.4 दिए हुए हैं और मुझे इनका सम एनालिटिकल तरीके से भी निकालना है और उस सारी प्रोसेस को ग्राफिकली इलस्ट्रेट भी करना है। तो मैं देखता हूं कि सम जब हम करते हैं तो रियल पार्ट से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट की कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो रियल पार्ट यहाँ 16 और -6 का जोड़ अगर आप देखेंगे तो 10 हो जाएगा। और ग्रीन हाईलाइट में आप इमेजिनरी पार्ट की कैलकुलेशंस देखें तो पहले का इमेजिनरी पार्ट और दूसरे का इमेजिनरी पार्ट समेशन हुआ तो ये मेरे पास टोटल इमेजिनरी पार्ट हो गया। एक बार मेरे पास रिजल्टेंट का रियल और इमेजिनरी अगर हो तो मैं पाइथागोरस कैलकुलेशन से रिजल्टेंट C जो सम है मेरा उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा और रिजल्टेंट C हॉरिजॉन्टल रेफरेंस से जो एंगल बना रहा है वो भी मैं टेक्नोमेट्री से कैलकुलेट कर सका हूं और वो मेरी कैलकुलेशन में 65.95 डिग्री हो गया है। अगर मैं इसको ग्राफिकली समझूं तो पहले वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये 16 है और ये वर्टिकल कंपोनेंट 12 है और दूसरे वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल लाइन से उल्टी तरफ नेगेटिव है -6 और वर्टिकल कंपोनेंट 10.4 है। अगर मैं पैरेललोग्राम बनाता हूं तो ये पहला वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है और ये डायगोनल मेरा रिजल्टेंट है। तो आप देखिएगा कि रिजल्टेंट का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इस पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, ये नेगेटिव हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो उल्टी डायरेक्शन में है यहाँ आप देखें सब्ट्रैक्ट होने पे आएगा। तो हम अगर 16 में -6 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 10 आ गया है और रिजल्टेंट का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो देखिए दोनों पहले का वर्टिकल कंपोनेंट और दूसरे का वर्टिकल कंपोनेंट ऐड हो गए 22.4 हो गए। तो जो कैलकुलेशन मुझे एनालिटिकल मैंने की है वो ग्राफिकली भी समझ में आती है। और ये जो थीटा है, पहला मेरा जो वेक्टर है वो 36 डिग्री एंगल बना रहा है, दूसरा 120 डिग्री एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल रेफरेंस से। जो रिजल्टेंट है उसका जो tan थीटा है वो मैं निकाल सकता हूँ। वो वर्टिकल कंपोनेंट 22.4 और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 10 का रेशियो है और tan इनवर्स लेने पे इस रेशियो का ये एंगल मेरा आ गया 65.95। तो हम चीजों को एनालिटिकल बहुत आसानी से कर सकते हैं और चाहे तो उन्हें ग्राफिकली भी कर सकते हैं। कई बार हमारी कैलकुलेशंस में जब हम पोलर प्रेजेंटेशन में फेजर रखते हैं एंगल 30, 45 या 60 डिग्री ऐसा आता है तो उनकी कैलकुलेशंस हमें sin 30 cos 30 या sin 45 cos 45 जो वैल्यूज याद है उनसे करना आसान लगता है। लेकिन हमें एग्जाम में इंजीनियरिंग स्टूडेंट को इस तरह की फेजर कैलकुलेशंस के लिए कैलकुलेटर से रेक्टेंगल से पोलर और पोलर से रेक्टेंगल करना आना चाहिए। और कैलकुलेटर में इनबिल्ट फंक्शन है जिससे हम पोलर फेजर क्वांटिटी को रेक्टेंगल में और रेक्टेंगल फॉर्मेट में दी हुई इंफॉर्मेशन को पोलर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ध्यान रहे ये कन्वर्जन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी हमें समेशन या सब्ट्रैक्शन करना होगा रेक्टेंगल फॉर्मेट चाहिएगा और मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करना है तो पोलर फॉर्मेट चाहिएगा। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से सारी बातें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। जरा ध्यान दीजिएगा, मेरे पास तीन फेजर क्वांटिटीज को एक्सप्रेस किया हुआ है। पहली रेक्टेंगल फॉर्मेट में दी हुई है, दूसरी पोलर फॉर्मेट में दी हुई है और तीसरी एक बार फिर रेक्टेंगल फॉर्मेट में दी हुई है। और मुझे ये कुछ मैनिपुलेशंस करने हैं। ए में से बी का सब्ट्रैक्शन से जो रिजल्ट आएगा उसको सी से डिवाइड करना है। वहीं दूसरे मैनिपुलेशन में ए में सी का डिवीजन करके डिवीजन के साथ बी का समेशन करना है। तो ये जो इस तरह के मैनिपुलेशन है उसमें ध्यान रहे समेशन या सब्ट्रैक्शन रेक्टेंगल फॉर्म में और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन पोलर फॉर्म में करते हुए हमें अगर सारी क्वांटिटी डिजायर्ड फॉर्मेट में नहीं है कन्वर्जन करना आना चाहिए। तो पहली क्वांटिटी जो मुझे रेक्टेंगल में दी हुई है उसे मुझे पोलर में बदलना आना चाहिए। और ये बदलने के लिए मुझे कैलकुलेटर में इनबिल्ट फंक्शन है, जैसे अगर ये फॉर्मेट रेक्टेंगल है मुझे पोलर बदलना है तो मैं इसे सेलेक्ट कर सकता हूं। जो एफएक्स सीरीज में केसीओ के कैलकुलेटर है उसमें ऊपर की जो पहली लाइन है उसमें तीसरा फंक्शन डायरेक्ट अगर प्रेस करते हैं तो आपकी स्क्रीन पे ये डिस्प्ले आ जाएगा। कुछ कैलकुलेटर में प्लस और माइनस को अगर आप शिफ्ट के साथ यूज करते हैं तो प्लस के साथ शिफ्ट और प्लस के साथ ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। कुछ एंड्रॉइड फोन एप्लीकेशन में ये आप देखने पर पता कर सकते हैं कि कहां ये इस तरह का सिंबल वहां लिखा हुआ है। तो ये कह रहा है कि मुझे पोलर चाहिए। अब पोलर निकालने के लिए हमें दो रेक्टेंगल इनपुट देने हैं। पहले हमें रियल पार्ट इनपुट करना है और बाद में इमेजिनरी पार्ट इनपुट करना है। चांस की बात है कि ये दोनों 20-20 यहाँ दिए हुए हैं वो अपन ने इनपुट कर दिया। उसके बाद हमें ब्रैकेट क्लोज करना है। ये इनपुट हमें देना है कैलकुलेटर को और जब हम इक्वल टू प्रेस करेंगे तो हमारे डिस्प्ले पे मैग्नीट्यूड आएगा, पोलर मैग्नीट्यूड। उसके बाद हमारी जो फंक्शन की में
चौथी लाइन का सबसे नीचे फंक्शन है रिकॉल, और तीसरी लाइन का सबसे आखिरी फंक्शन है टेन। चौथी लाइन का पहला और तीसरी लाइन का आखिरी एक के बाद एक प्रेस करना है, और इन्हें प्रेस करने पे हमारे डिस्प्ले पे एंगल आ जाएगा। इससे पहले हमें एश्योर करना होगा कि हमारे कैलकुलेटर का जो कैलकुलेशन मोड है वो डिग्री हो, और ये मोड सिलेक्शन आप मोड बटन दबाकर एक दबाकर कर सकते हैं। तो अगर आपका कैलकुलेटर डिग्री मोड में है तो कैलकुलेटर के डिस्प्ले पे यहाँ बीच में एक छोटी सी डी डिस्प्ले पे आती है, तो वो इंश्योर कर रही है कि आप डिग्री कैलकुलेशन कर रहे हैं, और ये आपका रेक्टेंगल से पोलर कन्वर्जन हो गया। बिल्कुल ऐसा ही कन्वर्जन पोलर से अगर रेक्टेंगल करना हो तो वो हो सकता है, जैसे 30 एंगल -120 का जो रेक्टेंगल कन्वर्जन है वो -15 + j25.98 है। करने के लिए मैंने सेलेक्ट किया मेरा फंक्शन जो मुझे रेक्टेंगल चाहिए, उसके बाद मैंने पहला इनपुट मैग्नीट्यूड और दूसरा इनपुट एंगल कैलकुलेटर को कैलकुलेशंस के लिए दे दिया है। कैलकुलेशन पूरी करने के लिए ब्रैकेट बंद कर दूंगा। अब अगर मैं इक्वल टू प्रेस करता हूं तो मेरे डिस्प्ले पे पहला आउटपुट रियल पार्ट आएगा, और रिकॉल 10 प्रेस करने पर डिस्प्ले पे इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। मैं इन्हें नोट कर सकता हूं। इसी तरह से सी को भी मैं जो 6 + j8 है रेक्टेंगल फॉर्मेट में मुझे दिया हुआ, उसे सेम उसी तरीके से मुझे पोलर चाहिए। पहला इनपुट 6 रियल पार्ट, दूसरा इनपुट इमेजिनरी पार्ट, ब्रैकेट बंद किया, इक्वल टू दबाने पे मैग्नीट्यूड आ गया, और रिकॉल 10 दबाने पे मुझे एंगल आ गया। इस तरह से मैंने किसी भी रेक्टेंगल की पोलर फॉर्म या पोलर की रेक्टेंगल फॉर्म निकाल लेनी है। मेरे पास तीनों फेजर ए, बी और सी, तीनों की दोनों फॉर्म जो मुझे दी हुई थी रेक्टेंगल, उसे मैंने कन्वर्ट करके पोलर, मुझे पोलर दी थी तो कन्वर्ट करके रेक्टेंगल मैंने निकाल लिया। तो मेरे पास दोनों रेक्टेंगल और पोलर फॉर्म है। अब मुझे अगर ये सब्ट्रैक्शन करना है तो मुझे ए और बी दोनों की रेक्टेंगल फॉर्म चाहिए। तो ए की रेक्टेंगल फॉर्म तो दी हुई थी, लेकिन बी को मैंने रेक्टेंगल फॉर्म मैनिपुलेट करके प्राप्त कर रखी है, और जब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये नेगेशन हो जाएगा। तो 20 और -15 ऐड होके 35 हो जाएगा, और 20 में -25.98, ये इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव हो गया है। अब कैलकुलेटर में जिस तरह से मैंने रेक्टेंगल से पोलर निकाला था, अंतिम आंसर पोलर में देना जरूरी है। तो हम इस रेक्टेंगल को पोलर सेलेक्ट करके पहले 35 इनपुट देके फिर -5.98 इनपुट देके ब्रैकेट बंद करके इक्वल टू दबाएंगे, मैग्नीट्यूड आ जाएगा, रिकॉल 10 दबाएंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा। एक बार जब a - b हमें पोलर फॉर्म में आ गई है, c हमें ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं पोलर में, दोनों को पोलर फॉर्म में रखेंगे। और अब अगर ये डिवीजन हमें करना है तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड का डिवीजन, सिंपल मैग्नीट्यूड आ गया है इस रेशो का, और एंगल सब्ट्रैक्ट होंगे तो 53.13 जब ऊपर आएगा तो वो नेगेशन हो जाएगा, और हमारा रिजल्ट ये रूप आ लेगा। तो a - b डिवाइडेड बाई c, ये जो फेजर वैल्यूज हैं उनके साथ ये मैग्नीट्यूड रखेगा। अगर मुझे a और c के रेशो में b का समेशन करना है तो a और c डिवीजन करते हुए पोलर फॉर्मेट में मुझे मैनिपुलेट करके निकाली हुई है, c भी मैंने मैनिपुलेशन करके पोलर फॉर्म में निकाली हुई है। तो डिवीजन के लिए मैंने पोलर फॉर्म रखा, मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड का डिवीजन हो गया है, और एंगल जब सब्ट्रैक्ट हुए तो रिजल्टेंट एंगल ये आ गया है। अब a और c का मेरे से b का समेशन करना है, और समेशन के लिए मुझे रेक्टेंगल फॉर्मेट चाहिए। b को मैंने मैनिपुलेट करके रेक्टेंगल फॉर्मेट में निकाल रखा है। अब मुझे ये जो a और c की पोलर फॉर्म आई है उसे रेक्टेंगल में बदलना होगा। रेक्टेंगल में बदलने के लिए मुझे फंक्शन रेक्टेंगल सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद पहला इनपुट 2.828 देना है, फिर कोमा लगा के दूसरा इनपुट -8.13 देके ब्रैकेट बंद करने पे इक्वल टू दबाने पे मेरे पास रियल पार्ट, और रिकॉल 10 दबाने पे इमेजिनरी पार्ट -0.4 आ जाएगा। अब मैं रियल पार्ट से रियल पार्ट की कैलकुलेशन कर दूंगा, इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट की कैलकुलेशन कर दूंगा, और जो फाइनल रिजल्ट रेक्टेंगल में है उसे पोलर में कन्वर्ट करके मेरा आंसर प्राप्त कर लूंगा। कैलकुलेटर की मदद से रेक्टेंगल से पोलर और पोलर से रेक्टेंगल फॉर्मेट प्राप्त करना सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार आपको अगर ये कन्वर्जन आ गया तो समेशन सब्ट्रैक्शन रेक्टेंगल फॉर्मेट में और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पोलर फॉर्म में करना बेहद आसान होगा। उम्मीद है फेजर रिप्रेजेंटेशन की ये वीडियो आपकी समझ में आई होगी। अगर ये थोड़ा समझ में कमी रही होगी तो एंड स्क्रीन पे अभी आपके सामने जो फेजर रिप्रेजेंटेशन की दो दूसरी वीडियो की लिंक्स आ रही है, उनकी मदद से आप उन्हें पहले देखकर इसे दोबारा देखेंगे तो फेजर की कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ध्यान रहे, एक अच्छे इंजीनियर को फेजर समझना बहुत जरूरी है ताकि उसे हमारी एप्लीकेशंस और सिस्टम्स को समझने में परेशानियां न आए। अगर आपको हमारा ये जो लर्निंग स्टाइल है वो पसंद आता है तो इसे जरूर से लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वंस अगेन।